अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी बात होती है अपने कुछ अहम मामलात के हवाले से, मौशी मसाइल के हवाले से और बिलखुसूस शहर कराची के जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। ना सिर्फ कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और इस वक्त गुफ्तगू आपके सामने हो रही है आजकल कोरोना वायरस के हवाले से। मामला जो सबसे ज़्यादा आम है वो यही है, जो कोरोना के बाद की जो सूरत हाल है वो क्या है, और उसके बाद जो मौशी मुश्किलात का सामना है उसके हवाले से हुकूमत की क्या तरजीहात है, क्या प्लानिंग है, और ख़ास तौर पे जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें क्या तरजीहात हैं, किस तरह जो है वो हुकूमत ने पॉलिसी सेट की है कि जो इसके जो नुकसानात हैं उसका अजाला किया जाएगा। बहरहाल ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर आज ख़ास तौर पे हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। और बजट के अंदर क्या ऐसी चीज़ नज़र आई है जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक आवाम दोस्त बजट है। महज ये कि नए टैक्सेस का ना लगाना क्या इकॉनमी के लिए बेहतर हो सकता है, और क्या आपकी इकॉनमी इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि इसके ऊपर मज़ीद टैक्सेस ना लगाए जाएँ। किस तरह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बहाल किया जाएगा, और बार बार ये कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है ओवर द ईयर्स, इसको किस तरह ओवरकम करेंगे, इसको किस तरह काबू करेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। इसी मुनासबत से आज गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में और भी बड़े ख़ास मेहमान होंगे, फ़र्दन फ़र्दन उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। बजट के हवाले से ख़ास तौर पे जब भी हमारी गुफ्तगू हुई है हमारे साथ ऑन बोर्ड रहे हैं, बिज़नेस के मामलात को, इकॉनमी के मामलात को बहुत ज़्यादा समझते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ख़ास तौर पे इन मामलात में जब मौशी मुश्किलात हों, और बिल्कुल अनबाइस तबसरा भी करते हैं, तज्जिया भी करते हैं, और ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर अपनी एक पहचान रखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट साबिक FPCCI, और एक जाना पहचाना नाम जिनको कमोबेश आप रोज़ाना ही किसी न किसी चैनल पर टीवी प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग की। हमारे साथ इस वक्त स्काइप के जरिए लाइन पर मौजूद है। उन्हें सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया यासर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बजट के हवाले से एक एक सवाल जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो ये कि क्या ये एक आवाम दोस्त बजट साबित हुआ, जिसमें जिसमें आवाम के लिए महज सिवाय इसके कि कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया, इसके अलावा और क्या चीज़ आपको नज़र आई है इसके अंदर? मैं चाहूँगा इसके जो साइलेंट फीचर्स है पहले इसके ऊपर बात कर लिया जाए। यासर, बिल्कुल भी अवाम दोस्त बजट तो उसको नहीं कह सकते, क्योंकि अवाम की एक कोई ऐसी चीज मेजर जी अमूमन सैलरीज एंड वेजेस और पेंशन बढ़ती है, जी जी। लेकिन बजट में IMF के कहने पे सैलरी, वेजेस और पेंशन को नहीं बढ़ाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्त बजट तो आप इसको नहीं कह सकते। अब आपका सवाल पैदा होता है, क्या ये सनद दोस्त बजट है, जी सनत और तिजारत दोस्त बजट है? उसका हम तजिया कर लेते हैं। उसका जवाब भी फिर आपको मिल जाएगा। पहली चीज तो यह है कि जी इस साल हुकूमत के कोई माशी हदायत हासिल नहीं हुए हैं। हर शोबे में जी। जो हदफ सेट किया गया था वो उन्होंने हदफ मिस किया है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे GDP ग्रोथ हमारी 3.3% का हदफ था, माइनस में चले गए -0.4। यस। एग्रीकल्चर 3.5 का हदफ था, -0.67 है। बिल्कुल माइनस से मुराद एक तो जीरो होता है, हासिल नहीं कर सके, एक कम हो गई। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग 2.3 था, माइनस में 2.64 हो गया है। सर्विस सेक्टर का 4.8% था, माइनस में 0.5 है। तो ये तो हदफ ये है कि आपके एक तो नहीं हुए और एक के नीचे चले गए। जी अब इस साल के जो उन्होंने हदफ रखे हैं उससे हमें डायरेक्शन मिलती है जी। कि हुकूमत हमें कहाँ लेके जाना चाहती हम्म। है। इस साल GDP ग्रोथ का उन्होंने बजट 2.1 रखा है, जी लेकिन IMF वर्ल्ड बैंक ने यासिर जी जी ऑलरेडी वही कर दी है कि आप GDP ग्रोथ माइनस में रहेगी 1.5%। जी जी। GDP ग्रोथ अपने बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। इस बजट में तरगार नहीं नजर आता। बिल्कुल उसके ठीक। बाद जो सबसे अहम चीज है, तो जी मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ केयरफुली उसको समझे। जी वो जी बजट में इन्होंने टारगेट रखा है 0.7% ग्रोथ जी सनत की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। जी इस साल की हुई है -2.67, जी। यानी जीरो से भी नीचे। और हम्म। आने वाले बजट में इन्होंने सिर्फ 0.7% रखा। तो बिल्कुल ये खुद बदला देता है कि आप सनत के बारे में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। बिल्कुल। आपको पता है कि सनत आप जो है वो रिवाइव नहीं होगी, लिहाजा आने वाले वक्त में सनत को खुद ही हाथ
खड़े कर दिए 0.7% करके कि बिल्कुल भाई जो मिल जाए ये जो भी हो। इस तरह से सनतें तो बंद होंगी, जी इस जी तरह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हम्म इस तरह से बेरोजगारी होगी, हम्म इस तरह से आप रेवेन्यू साल भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल 900 और नया हदफ जो उन्होंने रेवेन्यू का जी 4,950 हम्म इस साल जो हासिल हुआ है वो 4,000 मुश्किल से हुआ, 1,000 रुपए ज्यादा हम्म इजाफी टैक्स का रेवेन्यू करके जिंदगी में इनको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि बिल्कुल मार्च की सरगर्मी चौपड़ रही है, जी जी एक्सपोर्ट गिर रही है। बिल्कुल अप्रैल के महीने में 56% एक्सपोर्ट कम थी, मई के महीने में 37% एक्सपोर्ट कम थी। ठीक तो ये तो हुकूमत ने भी अपने जहन से मान लिया है कि जी गलत तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बजट एक उस वक्त बनाया जा रहा है जब हम डू और डाई खड़े सिचुएशन हुए, में बिल्कुल ठीक है यानी हमें अभी पीक नहीं आया है, जी और वो पीक हम तो कहीं पे भी ले जाके फेंक सकते ऐसा ही है हैं, और वो पीक कितना रहेगा ये किसी ने भी अंदाजा लगाया है, न लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है लिहाजा इस बजट में हेल्थ सेक्टर को बहुत ही मामूली रकम मुख्तस की है, हम्म और ये कह रहे हैं कि सूबे हम्म इसको जो फंड देंगे जी वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर सेहत पे खर्च करेंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हम्म ये सूबों की हम्म जिम्मेदारी है कि तालीम और सेहत के शोबों को वो लुक लुक आफ्टर आफ्टर करें करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब एक चीज का और जवाब दीजिएगा पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो कम हो गई है ये जी जी तरफ से वो बोल्ड स्टेप लेने का है, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेने का है, हम्म जिसमें आप अपनी नस्लों को बचा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जिसमें आप आने वाले कोरोना के जो खदशात हैं जी जी उससे एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर दे के राइट बचा सकते। लेकिन मुझे बजट में ऐसी कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। अब ठीक है आप इस एक चीज है, तो फिर अगर भी बैठ सर्विस सेक्टर भी बैठ गया, हम्म इन्होंने फंड के मुख्तस इन्होंने ग्रोथ भी उसके लिए नहीं रखी है, हाथ खड़ा कर लिया 7% रख के, तो क्या किया जाए। अब मेरा यह है कि आपके पास अल्लाह ताला ने कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इंडिजिनस हैं, जी यानी जी मुकामी है। जी मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर है, जी आपके पास दुनिया का बड़ा बहरी निजाम, अपना कनाल सिस्टम है, बहरी यस निजाम, आपके पास फर्टाइल लैंड है, आपके पास हम्म मेहनत का किसान है, आपके पास 4 सीजन, आप एग्रीकल्चर के शोबे को दोबारा फरोग दें। एग्रीकल्चर के साथ लाइव स्टॉक भी आता है, हम्म डेयरीज भी आता है, फिशरीज भी आता है, हम्म हलाल मीट भी आता है। ये वो शोबे हैं हम्म जो आप इंडिजिनियस हैं, यानी मुकामी है, इम्पोर्ट नहीं जी करना है इसको। बिल्कुल ठीक है सिर्फ इनमें पॉलिसी अच्छी बनाए, पैकेजिंग इंडस्ट्री लगे, हम्म प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे, राइट आईटी सेक्टर आपको बहुत पोटेंशियल है, आईटी सेक्टर, राइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रू और आखिरी सेक्टर जो है डोमेस्टिक कॉमर्स है। डोमेस्टिक जी कॉमर्स का मतलब है जी मुकामी मीशत ट्रेड, जो आपकी एग्जैक्टली मुकामी ट्रेड वगैरह बिल्कुल ठीक आपने कहा डॉक्टर साहब एक चीज़ भी की है, जी जी वजाहत यानी आपसे चाहूँगा डॉक्टर साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि अभी ये पब्लिक स्पेंडिंग की बात कर रहे थे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रहा है कंसिडरेशन में नहीं है और फिर जो सूबों का हिस्सा है उसको भी कर्टेल किया जा रहा है वहाँ से भी टाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये मामला आगे कैसे चलेंगे और प्लस ये कि जो एक हमारा कंसर्न है वो हमेशा से डेट रीपेमेंट्स के हवाले से है हायर इंटरेस्ट के ऊपर आप कोई चैलेंजेस रहेंगे आपने कहा 5,000 अरब इनहेरिट कर लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसको टैकल करने के लिए कोई पॉलिसी नजर आई है फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आपको प्रोडक्शन को कैसे एनहांस करना है या आपको मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आपने सपोर्ट करना है ये जो डेट रीपेमेंट का चक्कर है ये तो अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है देखिए आईएमएफ ने यासिर 3 चीजों के ऊपर शदीद कंसर्न और एतराज किया है। जी पहली चीज, पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जी जी पीआईए, मिल, रेलवे, वापडा, जी ये हर बार बजट की स्पीच में कहते थे कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, और 1,000 अरब रुपए सालाना जो गुड मनी फॉर बैड मनी जी झोंकी जा रही है उसको हम बचाएंगे। कुछ नहीं इस बजट में उसके बारे में है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आईएमएफ बड़ा
कंसर्न। हम्म। दूसरी चीज आईएमएफ ने जो तशवीश का इजहार किया है जी। वो है सर्कुलर डेट। हम्म। 1400 अरब रुपए के सर्कुलर डेट हो गए, हम्म। और वो सर्कुलर डेट जब विपणा के पास लेके जाते हैं तो कहते हैं जी ये टैरिफ में डाल के टैरिफ बढ़ा दो। बिल्कुल। हमारी सनत पिटी इसी वजह से है जी। कि वी आर द हाईएस्ट रीजन इन टर्म्स विद पावर टैरिफ जो हमारा है। जी। लिहाजा ये भी चीज आपको बड़ी, मुश्किल हो रही है हम्म। आईएमएफ को जाने के लिए। और तीसरे, आईएमएफ ने बजट दिया था हम्म। वो 5,100 अरब रुपए का कहा था। जी। इन्होंने कहा कि नहीं 4,950 कर लें, हम्म। लेकिन 3 महीने के बाद जी। जी। आईएमएफ दोबारा बैठ रहा है बजट को रीडिस्कस करने के लिए। जब ये रीडिस्कस होता है हम्म। तो मिनी बजट आता बिल्कुल। है। मिनी बजट है वो सनत के लिए, सरमायाकारों के लिए हम्म। जहर कातिल होता है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। उसमें कोई भी आ सकती है रेवेन्यू पाने के हम्म। लिए, हासिल करने के लिए। हम्म। तो ये सब अंदर की बातें हैं हम्म। जो मैं बतला रहा हूँ। हुकूमत दो ब्लंडर करे जी। और उससे तबाह बर्बादी हो, बिल्कुल ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट सब एक। इन्होंने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से मार्कअप रेट बढ़ाते बढ़ाते हम्म। 13.5% किया, जी। और उसके बाद बैंक के लेंडिंग रेट 16-17% हो गए। हम्म। ना नई सरकारी हुई, ना पेंशन हुआ, जी। बल्कि आप बढ़ने से पैदावारी लागत इतनी बढ़ गई कि हम्म। आप गैर मुकाबलती। ठीक है। दूसरा, इन्होंने किसी ने इनको मशवरा दिया भाई डी वैल्यू कर दो, हम्म। एक्सपोर्ट पर डॉलर पे डॉलर आ जाएंगे। जी। जी। इन्होंने डी वैल्यू करके डॉलर पे 165 रुपए पे ले आए। जी। $1 एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, बिल्कुल। 5 बिल्कुल। साल में एक्सपोर्ट बढ़ी। 3 साल नवाज शरीफ के, जी। 2 साल क्यों नहीं बढ़ी भाई? अब तो डिवैल्यू भी कर दिया इन्होंने। हम्म। इसलिए आपकी सनत जो है वो हम्म। खामोशी से चुपके चुपके हम्म। गैर मुकाबलती पावर टैरिफ माली लागत की वजह से अब सनत को दोबारा मुकाबलाती जब तक नहीं बनाएंगे, हम्म। एक्सपोर्ट नहीं मिलेंगे। हम्म। पहले हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर रोक दिए गए हैं, होल्ड ऑन कर दिए गए अच्छा हैं, नई डॉक्टर ऑर्डर साहब। आ नहीं रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल ट्रेड में तलब खत्म जी। हो गई है, तरजीहात खत्म हो गई है। हम्म। आज मेरा बायर मुझसे जीन नहीं ले रहा हम्म। है। जारा डीजल गैप ब्रांड की उसकी तरजीह है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जी। इसकी तरजीह है खाने पीने की और शायद फूड पर कुछ। तो आप ऑलरेडी आपको तो सनत को ऐसी तरजीहत देनी थी कि हम नहीं डॉक्टर स्पेशल साहब प्राइस। एक एक सवाल आपसे करना चाहूँगा वो ये कि कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए अगर आपकी लीडिंग एक्सपोर्ट्स की बात करें। वैसे तो आपके पास जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं बड़े लिमिटेड हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल के हवाले से कोई इसमें हाईलाइट नज़र नहीं आती ऐसी चीज़ कि जिसके ऊपर कहा यह जाए कि आपकी एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सकती हैं। आपको याद होगा आप तो खुद एडवाइजर टू पीएम थे टेक्सटाइल के ऊपर, और आपको जब मार्केट में एक्सेस मिला था उस वक्त यूरोपियन मार्केट में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज हमेशा से जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप 45-40 बिलियन के ऊपर इस वक्त खड़े होते। सिर्फ टेक्सटाइल एक ऐसा आइटम था जिसके ऊपर आपको तकरीबन मोर देन 45 बिलियन का जो है आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए था। हम शायद इतने एम्बिशियस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें टेक्सटाइल के अंदर कोई ऐसा सर्ज नजर नहीं आई एक्सपोर्ट के अंदर। और जैसे भी आपने बात किया कि जो रुपये और डॉलर की पैरिटी है और डॉलर बढ़ने का जो फायदा ट्रांसलेट होना था वो भी नहीं कर सके। तो ये पॉलिसी लाई किधर करती है क्या पॉलिसी एक्चुअली? देखिए, आपका मुल्क आस्ते आस्ते खामोशी से ट्रेडिंग स्टेट बनता जा रहा है। जी। आपकी इंपोर्ट पिछले साल एक्सपोर्ट के मुकाबले में दोगुनी हो गई। हम्म। आपका डॉलर सस्ता था, लोगों ने धड़ाधड़ इंपोर्ट किया जी। और मार्केट में सप्लाई कर दिया मुनाफा रख के। हम्म। इसको कहते हैं ट्रेडिंग स्टेट। जी। पाकिस्तान का ख्वाब बाबा कौम ने जी। एक सनती जराई पाकिस्तान देखा था, बिल्कुल। एक शॉप नहीं देखा था, ट्रेडिंग स्टेट नहीं देखा था। जी। आप पाकिस्तान को सनती जराई पाकिस्तान सनती जराई पाकिस्तान कब बना सकते हैं? जब ज़राअत के शोबे में आप रिफॉर्म्स लाएं, ज़राअत की आप यील्ड बढ़ाएं पर एकड़। जैसे इंडिया ने कॉटन 18 मिलियन बेल होती थी, बढ़ा के 40 मिलियन बेल कर दी 5 साल में, दोगुनी से भी ज्यादा। बिल्कुल। बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट
आपकी जो थी, जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, जी 50 जी। बिलियन हो गई है हमारी टोटल एक्सपोर्ट से दुगनी हमारी हम्म और वहां पे ना कॉटन पैदा होती है, हम्म। ना यान बनता है, कपड़ा हमारे से जाता है और भीतर ममालिक से जाता राइट। है। ये आप सनत को वायबल रखें, सनत को कम्पिटिटिव रखें, सनत को मुकाबलत के रखें। हम्म अब आपका सवाल कि टेक्सटाइल में और क्या आइटम कर सकते हैं। हम्म। अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है, ये कोरोना से जो प्रिवेंटिव इक्विपमेंट, प्रिवेंटिव ड्रेसेस, गाउन, जी। डॉक्टर्स गाउन, पेशेंट्स गाउन, मास्क, ये सब चीजें हम्म। हमारी बेहतरीन क्वालिटी की बन रही हैं। जी और हाल ही में इसका एसआरओ जारी हो गया, एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई है। जी और जी। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं टेक्सटाइल मिल, हम्म वो धड़ाधड़ इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बस ये है हम्म कि अमेरिका के लिए हम्म। चंद कंपनियों के पास एफडीए है, यानी जी। जो एक्रीडेशन है, अप्रूवल, हम्म। वही स्टील जैसे कंपनी उसने हासिल कर लिया है। जी जी। वो धड़ाधड़ भी बना रही है, मार्केट से भी लेके हम्म उन स्पेसिफिकेशन पे बनवा के भेजे। तो हमें मौके के हिसाब से अपने हम्म। आप को ढालना होगा। बिल्कुल। और ये जो कोरोना के जो ड्रेसेस हैं, ये हम्म। अभी फैसलाबाद में मैं रात को बात कर रहा था, जी जी। तो बेहतरीन क्वालिटी के और रॉ मटेरियल के और निहायत सस्ते हम्म। में बताए। ये एक्सपोर्ट करें, इसकी पूरी दुनिया में हम्म कितने सालों डिमांड रहती है, हम्म वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन हम्म फिलहाल हम्म। लोग कहते हैं कि अर्जेंट एडवांस पैसे ले लें और राइट। हमको भेज दें। ठीक है। तो पूरी दुनिया में इसकी ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ का और तस्करा करेंगे, वो ये कि एक और बड़ा हमारे लिए अब चैलेंज ये है कि जो हमारी जीडीपी डाउनसाइड पर है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और अप्रॉक्सीमेटली आपके पास तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख के करीब आपके पास अगर लोग जॉबलेस हो गए, तो आपके पास क्या प्लान है? और प्लस ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बड़ी तेज़ी से वहाँ पे भी जॉबलेस हो रहे हैं, उनको किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। और प्लस ये भी जिसका भी तस्करा आपने किया था कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट करनी है। लेकिन अगेन एक सवाल बार बार ये पूछा जाता है कि इतना ज़्यादा अगर आपका मार्कअप रेट होगा, कैसे आपका बिजनेस एक्सपेंड कर सकेगा? गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में ये क्यों नहीं है? देखिए, एक्सपोर्टर के लिए पहली चीज जो हमने बजट में मांगी थी, हम्म और मैंने 10-12 चैनल पे ऑलरेडी इसके ऊपर अपना तजिया पेश किया है बजट वाले दिन, और वो ये था कि एक्सपोर्ट सेक्टर्स को पिछले साल तक हम्म। सेल टैक्स की छूट थी, जी। जिसमें टेक्सटाइल भी शामिल। ठीक है। पिछले साल उन्होंने वैसा 1125 पे ड्रॉ कर लिया, हम्म। और अब पे भी सेल टैक्स लग गया है। जी। यानी एक कंटेनर जब निकलता है, हम्म। मेरे बेटे की कोर्स है, जी। तो जब एक कंटेनर निकलेगा हम्म। तो 20 लाख का सेल टैक्स 17% आप पहले एडवांस हुकूमत को दे दें ठीक। अपने वर्किंग कैपिटल से राइट। एक्सपोर्ट पे। और वो रिफंड के लिए जाए, हम्म उससे 2.5 साल जाए, हमसे फोन करवाएं, उसके हम्म। बावजूद भी वो पैसे नहीं दें। तो कैश फ्लो चोक हो गया है, राइट। वर्किंग कैपिटल हो गया है। हम्म आपको ये एक्सपोर्टर्स के जो सेल टैक्स के मामले थे, हम लोग रेट ही कम करते हैं, सिंगल कर दें ताकि कम पैसे ब्लॉक। लेकिन ये इसको एक्सपोर्टर्स के रेवेन्यू हम्म। कलेक्शन के तौर पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल। वो करें। आप हम्म। सनत को भूल जाए, सनत ने ऑलरेडी 0.7% पे आप आ गए, नेक्स्ट बजट पे आप 0 कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। और ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग से बात हो रही थी बजट के हवाले से, और क्या इसमें तरजीहात रही हैं इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और अब क्योंकि सूबाई बजट भी पेश होंगे, उस मुनासबत से भी बात करेंगे, लेकिन वफाकी बजट बहुत ज़्यादा अहम है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये टेंटेटिव बजट हो सकता है क्योंकि आगे आने वाले जो नंबर्स हैं वो हो सकता है कि बड़े ख़तरनाक हो, तो आपको बहुत सारे फिगर्स जो हैं वो रिवाइज करने पड़ेंगे। क्या आपको ऐसा नज़र आता है? क्योंकि इससे पहले भी ये प्रैक्टिस रही है कि एक बजट आने के बाद एक मिनी बजट अनाउंस हुआ था। तो आपके ख्याल में इस दफ़ा गवर्नमेंट क्योंकि ज़्यादा एम्बिशियस भी नज़र नहीं आ रही, जैसा हमने टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी बात की थी कुछ देर पहले, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये लोग शुरू हो गए हड़ताल वगैरह के लिए, गवर्नमेंट मुलाजमीन। जी। तो अगर प्रेशर बिल्डअप हुआ हुँ, तो ये इन्हें पेंशन और वेजेस को बढ़ाना पड़ेगा। जी। दूसरी चीज, आईएमएफ ने अपना टारगेट 3 महीने के बाद हुँ, जायजा मीटिंग रखी है, रिव्यू मीटिंग जी, रखी है। जी। वो हालात देख के टारगेट सेट करेंगे। हुँ, ओरिजिनली वो मांग रहे थे 5,100 अरब। जी, अब देखें वो कहाँ पे हालात किस तरफ, अगर बहुत ज्यादा हालात अल्लाह ना करे खराब हो जी, गए तो कम होगा, हालात ब्राइट कुछ नजर आए तो वो हुँ, टारगेट रिवाइज भी कर सकते हैं। जी, तीसरी चीज ये है कि जब आईएमएफ से जायजा मीटिंग होगी तो उसके बाद मिनी बजट बहुत लाइकली है, बहुत ज्यादा जी, उसके चांसेस हैं, हुँ, क्योंकि वो सब चीजें बदल के हुँ, जायजा में उस बजट में डालेंगे। लेकिन मिनी जी, बजट एक बहुत बड़ी, एक हुँ, जहर कातिल का मैंने लफ्ज इस्तेमाल जी, जी, किया था जी, कि ये आप जहर होता है, हुँ, क्योंकि ना सरमायाकार सर्टेन होता है, ना बिजनेसमैन सर्टेन होते हैं। हुँ, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, और उसमें फिर वो नई जब पॉलिसीज आती हैं, नए हुँ, टैक्सेस लगते हैं, हुँ, नई ड्यूटियां लगती हैं, हुँ, तो वो फिर आप लॉन्ग टर्म कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते, जी, पोजीशन नहीं ले सकते। लिहाजा जब तक मिनी बजट नहीं आता, आदमी कहते हैं वेट एंड सी। जी, वेट एंड सी के माने यार जब चल रहा है चलो, तो जी, फैसला करेंगे नहीं, हुँ, कोई मेजर डिसीजन नहीं करेंगे। राइट, ये चीज भी माशत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ का और तज़किरा कीजिएगा कि एक्सेस टू फाइनेंस किस तरह देंगे? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस हैं, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर नज़र नहीं आता कि ये प्रोवाइड कर सकें। प्लस ये कि एक और बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे फिर क्रिएट होगी, जॉब्स क्रिएशन कैसे होगी गवर्नमेंट के लिए, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इस वक्त जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है इसमें तो बड़ा मुश्किल है आपका सर्वाइवल भी। और बार बार इस चीज़ के ऊपर जी, जोर दिया जा रहा है कि अगर गॉड फॉरबिड सिचुएशन क्रिटिकल होगी तो फिर ये तमाम चीज़ें तो आपके हाथ से निकल जाएंगी। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो पहले ही कहा जा रहा था ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स है, तो इसका मतलब ये कि टेक्निकली स्पीकिंग तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी कि मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है हम्म। वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जी, आने वाले वक्त में असद उमर साहब जो इनके वजीर हैं जी, जी, प्लानिंग जी। के, उनके मुताबिक हम्म। आने वाले वक्त में 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं, जी। और 10 लाख सनती यूनिट बंद हो सकते हैं, राइट। छोटे और दरमियानी दर्जे। हम्म। 10 लाख यूनिटों का बंद होना और 1,80,00,000 लोगों का बेरोजगार होना, हम्म। और गल्फ ममालिक से लाखों लोगों का जॉब छूट के वापस आना हम्म। आपकी बेरोजगारी रेट 10% कर देगा। बिल्कुल ठीक है। 10% 68 सालों में, हम्म। पाकिस्तान के 70 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, राइट। जो गुर्बत में इजाफा करे। और अब सफेद पोश अफराद जी। भी गुर्बत के नीचे जाने शुरू है। और मुझे लग रहा है हम्म। कि जब ये सब फिगरें पूरी होंगी, यानी 1,80,00,000 लोग बेरोजगार, 10,000 यूनिट बंद, हम्म। लाखों गैर मुल्की बाहर से वापस, तो 50% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे, जो अभी हम्म। 25-30% है। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत सीरियस सिचुएशन होगी। लेकिन गुर्बत में इजाफा इतना तेजी से होगा कि सफेदपोश आदमी हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाएगा। और ये सूरत जी। हाल जो इसके लिए हुकूमत ने कोई कंटीजेंट प्लान नहीं बनाया है कि हम्म। कैसी जॉब दी जाएंगी, बल्कि अपने ही बजट में उन्होंने सनत के बारे में बतला दिया। सनत पे ज्यादा उम्मीद न लगाएं, हम्म। 0.7% बस हो जाएगा तो हम बहुत खुश हैं। तो बिल्कुल ठीक है। सनत से जॉब क्रिएट, ठीक है डॉक्टर साहब, तो ज़्यादा ये ओवर एम्बिशियस तो नहीं है, मैंने ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बताया अगेन एक एसओएस प्लान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलमोस्ट क्रैश की तरफ अगर जाते हैं गॉड फॉरबिड, तो उसके लिए आपके पास प्लान तो होना चाहिए।
क्योंकि फिर एक बहुत मसला ये कि पाकिस्तान एक बड़ा हाईली पॉपुलेटेड जोन है, इतनी बड़ी अगर आबादी है, और अगर कोई इकोनॉमिक आपके पास बेल आउट प्लान नहीं होगा और ऊपर से आपकी बॉरोड इकोनॉमी होगी, तो आपके लिए तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं कि बजट के अंदर कोई ऐसी चीज़ जिसकी डिक्लेरेशन होती तो ज़्यादा क्लियर हो जाता मामला आपके पास, कि आपके पास ये एसओएस प्लान है कि अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपके पास 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो आपके पास ये प्लान है जो इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट कर सकता है। वो तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। देखिए यासिर, आपने 3 बार ये सवाल किया है। जी अब मैं इसका जवाब के आपको दे देता हूँ। जी जी। बजट में सिर्फ एक टॉपिक पे ज्यादा हम्म, फोकस किया है, वो है तामीरात का शोबा, बिल्कुल ठीक है। कंस्ट्रक्शन का शोबा। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में पहले भी पैकेज दिया था, हम्म इसमें 90% देने को हुकूमत ने जिम्मेदारी ली थी। हम्म सोर्स ऑफ फंड्स कहेंगे नहीं पूछेंगे, हम्म और 40 शोबे मुख्तलिफ सनती शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जी जिसमें पेंट है, स्टील है, आपका सीमेंट है, आपकी सैनिटरी है, हम्म टाइल्स हैं, केबल्स हैं, वो सब कोशिश करेंगे वो रिवाइव होंगे। राइट। यहाँ तक, लेकिन उसके आगे का जुमला अब ये है जी कि ये तो सप्लाई साइड, जी जी। आप सप्लाई बनाएंगे, 50,000 मार्केट में आ गए नए हम्म अपार्टमेंट का, लेकिन डिमांड साइड तो बढ़े। इस एग्जैक्टली। वक्त यासिर जाके कोई मकान बुक या अपार्टमेंट कराने की पोजीशन में इंटरेस्टेड है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग दें, आपको हम्म 3% के ऊपर मॉर्गेज फाइनेंसिंग दें, जैसे दुनिया में होता है। जी जी। हमारे यहाँ अभी भी मकान खरीदें तो पूरे पैसे निकाल के करारे नोट टेबल पे रखने पड़ते बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। तो मॉर्गेज फाइनेंसिंग है नहीं आप, हम्म और फिर आप सप्लाई साइड बढ़ा रहे हैं मकानात की, अपार्टमेंट्स, बिल्कुल ठीक। डिमांड साइड पे कुछ नहीं कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, हम्म सप्लाई का क्या करेंगे आप? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। सप्लाई दोनों में आपने इजाफा करना होगा, तो फिर ये सेक्टर बूस्ट करेगी। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ बात की बजट के हवाले से। तो वैसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको जो है वो जहमत देते रहेंगे इस वीक में, और इन तमाम मामलात पर बात होगी। अभी बात हो रही थी हमारी कोई ख़ास तौर पे बजट के हवाले से कि बजट के अंदर क्या इंसेंटिव्स रखे गए हैं, और एक आवाम दोस्त बजट जिसकी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, क्या ये एक आवाम दोस्त बजट था। अभी जितनी हमारी गुफ्तगू हुई उसमें हमारी कोशिश ये रही कि हम ये जानने की कोशिश करें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, प्राइवेट सेक्टर को हम ग्रो करने की बात करते हैं कि वो ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा, इतने हायर मार्कअप्स के ऊपर या इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैसे मुमकिन है कि आपका प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्लरिश कर सके। अभी जैसे लास्टली अभी बात हो रही थी कि आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी तरफ आपने कोशिश की है थोड़ा सा ईज़ देने की, लेकिन वो किस तरह मटीरियलाइज होगी ये आपके सामने आ चुका है। बहरहाल इसमें और बहुत सारे सेगमेंट हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू रहेगी, और ख़ासतौर पर जो पोटेंशियल बजट्स हैं इसके हवाले से भी हमने बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ बजट के हवाले से। यकीनन मुश्किल चीज़ें हैं, समझना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन इस वक्त जो मौशी चैलेंजेस हैं उसको समझना सबके लिए ज़रूरी है। हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, पॉलिसी मेकिंग किस तरह की जा रही है, और इस वक्त मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि जो गैर मामूली सूरत हाल पूरी दुनिया को जिसका सामना है कोरोना वायरस की शक्ल में, इसकी वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उसके अजाले के लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी मेकिंग ही एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर सवालात होते रहे हैं। जिस दिन से गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला है उस दिन से लेकर आज तक बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि जो आपका इकोनॉमिक प्लान है वो है क्या और किस तरह काम करेगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसके ऊपर कुछ देर पहले हमारी डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो चैलेंज आएगा वो आप कैसे टैकल करेंगे। और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना स्पेस नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्लरिश कर सके, उसका सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल है, तो जॉब्स क्रिएशन कैसे हो सकेगी, बहुत बड़ी एक इस वक्त गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई है। बहरहाल इस वक्त स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ। अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात हो रही थी, लोग घरों से काम कर रहे हैं, किस तरह हो सकता है, क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह काम किया जा सकता है, ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। अदनान शेख आज हमारे मेहमान हैं, CEO हैं प्लान बी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के, और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ अदनान की जो एक बड़ी कामयाबी है वो ये कि सोशल मीडिया के हवाले से अब तक जितने भी अवार्ड्स हो चुके हैं वो तमाम ही अवार्ड्स आप जीत चुके हैं। 3 बड़े ऐसे अवार्ड्स हैं जो सोशल मीडिया में, जिनको पाकिस्तान में अगर किसी ने जीता तो वही अदनान शेख साहब हैं। इसके अलावा भी मुतादिद अवार्ड्स हैं जो आपके पास आपने जीते हैं। तो उनसे आज इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और ये डिजिटल मार्केटिंग ये कैसे होती है और किस तरह इसके ऊपर काम किया जाता है। अदनान को वेलकम करूँगा, थैंक यू सो वेरी मच। उनके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त नईम अमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने ख़ास तौर पे उन्हें मदऊ किया, तो उनको भी मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू बीइंग विद अस। अदनान, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, और इस वक्त जो आपके पास प्रोवाइडेड जो सर्कमस्टांसेस हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि उनको देखते हुए कैसे घर से काम किया जा सकता है, और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक आइडिया जिनको नहीं है, मैं चाहूँगा ये थोड़ा सा फ्लोट करें कि ये है क्या और किस तरह काम करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। यासिर भाई देखें, इस वक्त जो कोरोना के मामलात हैं, इस वक्त पूरी दुनिया इसमें जूझ रही है। और अभी शायद आपने 2 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी जिसके अंदर बताया गया है कि फेसबुक और जो गूगल कंपनी, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को मना कर दिया कि ऑफिस ना आए, ऑफिस में कर दिया, और कहा है कि अपने घर में बैठ के काम करें। इसके दो रीज़न है। इसके रीज़न दो ये हैं कि एक तो सबसे पहले कि जब आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, ऑफिस आना पड़ रहा है, तो रेंट वगैरह सारे मामला वो ज़ाहिर बात है वो बेयर करना पड़ रहा है, उसकी बचत हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है सबसे पहले जो शख्स आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है, वो ज़ाहिर बात है कोरोना में बाहर निकल रहा है अगर, तो ज़ाहिर बात है वो इफेक्ट हो रहा है। तो उनको घर पे रख के उनको काम किया, क्योंकि काम जो है वो सिस्टम पे आप कर रहे होते हैं काम, और वो आप घर पे बैठ के लैपटॉप पे अपने सिस्टम में बैठ के काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, अगर कोरोना ना भी आता तब भी डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, हर चीज़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से अब मज़ीद तेज़ी के साथ डिजिटल मीडिया जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे तरीके कार हैं। लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग खुद यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना पेज खुद रन कर सकते हैं, और ज़ाहिर बात है बिजनेस भी कर सकते हैं। साथ साथ आउटलेट्स बना सकते हैं, अपनी आउटलेट्स बनाने का बहुत आसान तरीका है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जो है एक आउटलेट इंसान बनाता है, अपनी शॉप बनाता है, शॉप के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, एम्प्लॉय भी रखता है, फिर वो किसी एक क्राइटेरिया के स्पेसिफिक जगह के ऊपर अपने आउटलेट बनाता है। मिसाल के तौर पे गुलशन इकबाल के अंदर बनाया है, तो गुलशन इकबाल के अंदर से नॉर्थ नाज़िमाबाद या डिफेंस क्लिफ्टन से शायद ही कोई मुश्किल से आपके पास आएगा। बिल्कुल ठीक है। आपके पास अगर कोई आएगा तो आपके इर्द गिर्द सराउंड के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस जो भी होगा वहाँ से क्लाइंट आपके पास आएगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग जो है, आप घर के अंदर अगर सो भी रहे ना, जाकर आराम करें, तब भी वो 365 आपका काम चलता रहेगा, आपका मीटर चलता रहेगा, आपका चल रहा है, आपका इतना खर्चा भी नहीं होगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर अगर आप आउटलेट के अंदर कोई गिलासी या कोई भी सामान रखते हैं तो उसमें एक आपका बजट लग रहा होता है और एक लिमिटेड आपको ना अपने पास वैराइटीज रखना होती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको वैरायटी की कमी नहीं है, तादाद अनलिमिटेड आप इसके अंदर ब्रांड्स रख सकते हैं। सिर्फ एक आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए होगा और दूसरा आपको कोई सेल फोन चाहिए होगा या लैपटॉप चाहिए जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं। क्या लोग एक सवाल करते हैं कि जो अपनी स्टेटस अपडेट करते हैं, पोस्ट लगाते हैं या किसी बारे में इजहार ख्याल करते हैं या कोई माइक्रो ब्लॉग लिखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें भी क्या इसको रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो ये एक चीज़ मैं इसमें आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि अभी तक जो लोग काम कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे होते हैं, स्टेटस लगा रहे होते हैं, वो बहुत सारी कमियां, बहुत सारे मामला हैं जिसको वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक यूज़ करना, यूट्यूब यूज़ करना नहीं है खाली, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप यूटिलाइज को कर सकते हैं। अगर किसी से पूछेगा क्लासीफाइड वेबसाइट बता दीजिए तो शायद वो OLX का नाम तो ले लेगा, तो इसके बाद दूसरी या तीसरी वेबसाइट का नाम नहीं होगा। 999 वेबसाइट है इस तरह की जो हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही हैं, दुनिया भर में तो बहुत सारी हैं। तो वहाँ से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं।
कमेंट जो चैट बार है इसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। राइट। लेकिन मैं एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि आप कोई तस्वीर जब अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर तो वो टाइटल नहीं देते आप उसका। बिल्कुल ठीक है। जब वो आप टाइटल देते हैं तो आप गूगल के स्क्रॉल के अंदर चले जाते हैं, सर्च बार में चले जाते हैं। जब सर्च बार में चले जाते हैं तो जो लोग ऑडियंस आपको कीवर्ड के जरिए सर्च कर रही होती है राइट। आपका एक्सेस उन तक पहुँच जाता है। ज़बरदस्त। और जाहिर बात है अगर आप कोई बिजनेस स्टेटस लगा रहे हैं या कोई भी मामला लगा रहे हैं तो उसका आउटपुट आपको मिल रहा होता है राइट राइट। इसके ज़रिए। बिल्कुल ठीक। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इसके ज़रिए काम किया जा सकता है, और इससे जो आपका मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे ये जो चक्कर होता है, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो है वो अप्रोच बढ़ जाए, उनके फुटप्रिंट्स बढ़ जाएं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप स्मार्टली थोड़ा सा प्ले करें, और जो उसकी रिक्वायरमेंट अगर उसको फुलफ़िल करें तो आप इसको देर तक जो है वो सस्टेन भी कर सकते हैं और दूर तक इसको पिच भी कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जो फिज़िकली ट्रेड कर रहे हैं, वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए यासिर भाई बहुत आसान तरीका है इसके अंदर। आउटलेट सबसे पहले तो आपको अपने आउटलेट की तरफ जाना चाहिए। दराज.pk या एक इस तरह की जो वेबसाइट है उसके ऊपर होता ही है कि आप अपनी प्रोडक्ट तो लॉन्च कर देते हैं लेकिन वहाँ आपकी सेल्स हो रही होती है प्रोडक्ट, लेकिन आपकी ब्रांडिंग नहीं होती। राइट। ठीक है ना। तो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ से आपको सेल्स तो जनरेट कर लेते हैं लेकिन आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके पास आउटपुट तो आता है बिजनेस का, लेकिन आपकी ब्रांडिंग लोगों के ऊपर नॉलेज नहीं पहुँच सकती। तो डिजिटल आउटलेट बहुत आसान तरीका है। थोड़ी सी टूल से उसको समझने की देर है, चाहे तो वो किसी इंस्टीट्यूट से समझ ले। अब तो आसान तरीका है कि गूगल गैराज पे जाके आप वहाँ से कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो लोग इतने हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ इसका खर्च होता है, लेकिन आम जो मिडिल क्लास का जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो शायद अफोर्ड ना कर सके। तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो गूगल गैराज पे जाएं और वहाँ से जाके पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। और गूगल का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो मैं नहीं समझता कि आपको जॉब की एक बिजनेस की कमी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, मेहमान साहब की तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा आप कुछ मामलात पर गुफ्तगू हो जाए, सूबाई मामलात के हवाले से। नहीं मेहमान, सबसे पहले तो बजट के हवाले से जैसे अब तक गुफ्तगू हुई, आपने कुछ देर पहले देखा कि जो हमारी बात हो रही थी डॉक्टर साहब से, उसमें एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मसला था, और दूसरी ये चीज़ कि एक जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है इस वक्त वो ये कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ना तनख्वाहों में इजाफा किया गया, ना पेंशनर्स को कोई रिलीफ दिया। जहाँ पे महंगाई इस तनासुब से बढ़ी हो कि तकरीबन डबल हर चीज़ की कीमत हो, वहाँ पे कैसे मुमकिन होगा कि लोग सर्वाइव कर सकें? प्राइवेट सेक्टर को तो आप भूल ही जाइए, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं अगर उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया तो ये बजट कैसा आप नज़र आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बात ये है कि बजट तो आपने ये देखा और पिछले साल भी जो बजट दिया गया था और जिस तरीके से बजट दिया गया और जो लोग बजट बना रहे हैं इस वक्त, वो मैं नहीं समझता कि पीटीआई की हुकूमत हो। आईएमएफ जो मुसल्लत करता है एम्प्लॉयमेंट जो इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, हालांकि लाजमी सी बात है अब वो एम्प्लॉयज़ जो है वो आईएमएफ के हैं, तो लाजमी सी बात है सैलरीज उनको उनसे लेते हैं, तो कमा कर भी उनको देना है, तो आवाम को तो उन्होंने यहाँ रसाई नहीं देनी है। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि बजट जब दिया गया था तो उसमें फिर 2 दफ़ा बजट फिर मजीद उसके अंदर जो है वो बजट दिया गया। बजट तो जो अभी भी जो दिया है उसके अंदर जो है वो आवाम तक तो रसाई नहीं हुई उसकी। और अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो अभी इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने है। फिर इसी तरीके से जो पेंशन जिनको पेंशन्स मिलती है उनको भी कोई किसी किस्म का कोई एक्सेस नहीं दिया गया। और महंगाई की शरह जो आपके सामने है, जब ये हुकूमत में आए थे तो 4.5 पर जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, आज इनकी हुकूमत ने खुद सर्कुलर जो इन्होंने जारी किया समरी, वो 11.2 पर इस वक्त खड़ी हुई है। फिर ये इस मुल्क के अंदर ये आपने देखा कि जब इंडस्ट्री लगाने का वक्त था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब लंगर खानों की बातें कर रहे थे, 12x12 के लंगर खाने लगा रहे थे और उस वक्त इंडस्ट्री लगानी थी। अब ये टाइम में लंगर खाने लगाने का, तो इस वक्त वो जो है वो इंडस्ट्री खोलने की बातें कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जो आईएमएफ का मुसल्लत करता है जो बजट है, इस पे ना कौम रिस्पेक्ट कर सकती है और ना कोई ऐसा कुछ हमने कुछ इस बजट के अंदर देखा। पहले दिन हम ये शोर कर रहे थे कि आवाम की आई हुई जो हुकूमत होती है, जो इलेक्टेड हुकूमत होती है, लाजमी सी बात है उनको दर्द दुख भी होता है कि हाँ आया कि हम बड़े जो है वो कोशिशें और बड़ी जो है एफर्ट्स के बाद हुकूमत के अंदर आए। तो ये जो अब इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त खड़ी हुई है, कोरोना को अगर हम बात करें, थोड़ा सा बजट से अगर हम हट के बात करें, तो जब हम यहाँ पर लॉकडाउन की बात कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे लॉकडाउन नहीं होगा, और लॉकडाउन नहीं होगा तो लॉकडाउन उस वक्त 4 सूबों के अंदर था और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने जो है वो कचकोल रखी और वहां से जितनी चैरिटी इकट्ठी की, जितना उन्होंने फंड इकट्ठा किया, और जब देने का वक्त आया तो वो जो लॉकडाउन था लॉकडाउन ही उन्होंने खोल दिया। और तमाम सूबों के अंदर जो है वो जिस हालात पैदा किए वो भी आप इस वक्त पूरी कौम ही देख रही है। फिर अगर बात करें तो
इनकी जो अपनी टीम के अंदर जिनको माहिर माशियात इन्होंने प्रेजेंट शो किया था कि हम जब आएंगे तो हमारे पास 200 लोग माहिर माशियात मौजूद हैं जो इस मुल्क की इकोनॉमी को जो है वो सेट कर लेंगे। असद उमर की बात करें तो असद उमर ने 9 मंथ तो इस कौम का ज़ाया किया। IMF के पास जाना है, नहीं जाना, अगर जाएंगे तो क्या टर्म एंड कंडीशन होंगे, तो उसके बाद फिर 12 माह बाद ये IMF के पास भी चले गए और IMF के से जितना इन लोगों ने जो है वो समझ लें कि जितना इन लोगों ने IMF से पैसा लिया, जो है वर्ल्ड बैंक से इन्होंने पैसा लिया, जो आपके एशियन बैंक से इन्होंने फंड लिया और पूरी दुनिया से जिस तरीके से 300 अरब रुपया वो मस्कत से लेकर आए, 300 अरब रुपया दुबई से लेकर आए, 300 अरब रुपए का तेल सऊदी अरब से उधार लेकर आए और यहाँ कैश में लाके इन्होंने जो है वो बेच दिया। तो ये जो इस वक्त जो बजट दिया गया है ये उन लोगों के लिए बजट दिया गया है जो इनकी अपनी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। अभी ये यासिर भाई देखें पिछले साल जब ये हुकूमत इन्होंने संभाली थी तो उस वक्त 47 रुपये चीनी थी और बात ये है कि उस वक्त ये शोर शराबा करते थे कि 47 जो है वो चीनी है, ये चोरों की हुकूमत है, ये चोर है। और अब ये 2 साल में 72 साल में 47 रुपये चीनी गई और अब चीनी इस वक्त 87 रुपये में मौजूद है 2 सालों के अंदर। फिर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल 65 रुपए लीटर उनको दिया गया था और ये 165 रुपए को पेट्रोल को 116 रुपए पे पेट्रोल लेके गए। फिर इनको डॉलर दिया गया था 115 रुपए का, 164 रुपए का डॉलर ये लोग लेके गए। फिर बिजली के बार फिर कंटेनर पे खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब बिल जलाते थे, कहते थे ये जो बिजली 2 रुपए यूनिट होना चाहिए, हालांकि उस वक्त 8 रुपए यूनिट था और आज 18 रुपए यूनिट है 2 सालों के अंदर। अच्छा, ये सब चीजें वो हैं जो आम आवाम को जो एक्सेस देती है, इनका ताल्लुक होता है। जब ये चीजें बढ़ती हैं तो आम आवाम भी लाजमी सी बात है उनकी भी चीखें निकलती हैं। फिर वो इनका था गाना में रुलाऊंगा, तो ये बात समझ नहीं आई थी कौम को। अब ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड में बड़ा सारा फर्क होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो इस वक्त इन्होंने जो बजट दिया है ये सरासर आवाम के साथ नहीं, ये नाइंसाफी की है। और हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले बजट के अंदर भी इनका बजट रिजेक्ट किया था और अब भी हम रिजेक्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे दौर में क्या थी आपके सामने, जो हालात उस वक्त मुशर्रफ दे के गया था, उस वक्त भी हमने 20% जो है वो आपकी जो सैलरीज थे गवर्नमेंट में इजाफा किया था, जो पेंशनर्स उनको 20% बढ़ाया गया। और हमारी हुकूमतों के अंदर हालात कुछ भी हो, कैसे भी हो, ये हुकूमत वफ़ का काम होता है उनको ट्रैकल करना, उनको देखना, उनके हालात को जो है ज्यादा रखना और माहिर माशियत का काम होता है उनको संभालना। हमने 50% तक इंक्रीज की सैलरी। उसकी वजह जब महंगाई अब बढ़ा रहे होते हैं, जब चीजें बढ़ रही होती हैं, तो ये जो लोग बैठे हुए इस वक्त आपके सैलरीज होल्डर्स हैं, जो आपके जो पेंशन लेते हैं, इनको लाजमी सी बात है एक्सेस नहीं देते। फिर आप यहाँ पर आ जाएं, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम लॉकडाउन खोल देंगे, लॉकडाउन लगा देंगे। ये जो हालात बनाए गए, अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। 10,000 10,500 ये जो मुलाजमीन इन्होंने स्टील मिल से इन्होंने निकाले ऐसे वक्त में कोरोना के हालात के अंदर, और उनकी समरी साइन करके वो जो इनका IMF के साथ जो है वो एक इनका एग्रीमेंट बना हुआ है। अब इसके बाद ये ट्रेनों पर आएंगे, उसके बाद ये पोर्ट पर आएंगे और उसके बाद आप देखेंगे आस्ते आस्ते PI भी बिक जाएगा, वो भी प्राइवेट हो जाएगा। तो ये जो इस वक्त हुकूमत जो मुसलत हमारे पे इस वक्त मुल्क के ऊपर हुई हुई है, एक तो अजाब हमारे पास कोरोना का अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है, और हुकूमत जो इस वक्त आई हुई है उससे बड़ा इम्तिहान है, इम्तिहान ले रही है, लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। बिल्कुल ठीक है, जो अवामी जो मफादात की बात जब नहीं होगी तो यकीनन उसको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। एक चीज़ को और तस्करा ज़रूरी है, अभी उसका भी जवाब दीजिए कि जो अस्पतालों के इंतज़ामी उमूर जिसके हवाले से कहा गया कि जो 3 बड़े अस्पताल हैं उनके इंतज़ामी उमूर वापस वफाक की तरफ चले गए, ये खींचातानी का नुकसान जो है वो सिंध की आवाम को बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जो सिंध के अस्पताल है, ख़ास तौर पर जो बड़े 3 अस्पताल जिनका तस्करा हो रहा है, तो इसमें तो पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। अब इसमें मज़ाहिका खेज़ बात जो हुकूमत सिंध कहती है वो ये है कि वफाक क्यों इसमें मुदाखलत कर रहा है जब इंतज़ामी उमूर बेहतर तौर पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन वफाक ये समझता है कि सही तरह से डिलीवर नहीं हो सक रहा। और जैसा भी जिना हॉस्पिटल की बात हो रही थी कुछ दिन पहले के, जब कोरोना के हवाले से जो टेस्ट हुए, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ थी, उसके ऊपर सवाल हो गया। जो मेंबर पार्लियामेंट थे, जो सिंध असम्बली के, जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स थे, वो प्राइवेट अस्पतालों से टेस्ट करवा रहे हैं। उनका कहना ये है कि जब आपके अपने लोग यहाँ से इलाज नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो फिर तो हमें इंतज़ामी उमूर के ऊपर भी मामलात, हम इसके ऊपर सवालात उठाएंगे और फिर हमारा इख्तियार है कि हम इसको अपने तरीके से चलाएँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं अस्पतालों की बात करूं तो वाहिद सिंध सूबा है जिसमें अस्पतालों की मैं अगर बात करूं तादाद भी ज़्यादा है, हमारे पास कैपेसिटी भी ज़्यादा है। इसी तरीके से
जब आपके चीफ जस्टिस यहाँ दौरे पर आए थे कराची में, जिन्ना अस्पताल गए थे और जिन्ना अस्पताल जाके उन्होंने एक अदद इनाम भी दिया और कहा कि ये अस्पताल है। और यही चीफ जस्टिस जब KPK के अंदर गए थे और वहाँ जब अस्पताल का दौरा किया तो उन्होंने कहा ये भैंसों का बाड़ा है या फिर ये अस्पताल है। तो ये जो इस वक्त ये क्या करते हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर लेते हैं, कोई ऐसी वीकनेस, कोई कमजोरी पकड़कर, फिर होता ही है कि ऑर्डर लाजमी सी बात है, फिर कोर्ट जब इशू करती है तो मनोमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत उस पर अमल करती है। ऐसा अब नहीं हुआ। ये आज से अगर मैं पिछले 10 महीने पहले चला जाऊं तो 10 माह पहले भी ऐसा हुआ कि ये इंतजामी यूनिट अस्पतालों के इनके हैंड ओवर किए थे, लेकिन 9 महीने बाद इन्होंने ये फिर वफाक ने वापस सिंध हुकूमत को दे दिए, ये कह कि हमसे नहीं चलेंगे, ये आप इसको आप रन करें। तो इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है ये तो आपके सामने भी है। CM साहब ने जब हाथ जोड़े थे पूरे पाकिस्तान को और कौम के सामने खुदाया, हम लोग जो है वो इकोनॉमी फिर जनरेट कर लेंगे, मैशत फिर बना लेंगे, लेकिन नहीं बन सकेगी तो वो जान नहीं बन सकेगी। फिर हम बात ये कि हम जान की बात कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त जो है वो कोशिश करेंगे जाने बचें, और वफाक में बैठी हुकूमत है वो मैशत की बात कर रही है कि किसी तरीके से मैशत बच जाए, तो उनका स्टांस अलग है, हमारा यहाँ पर जो स्टांस है अलग है। फिर ये अस्पतालों की आज नौबत क्यों आ गई? हम 5 अस्पतालों की हमने बात की आज से 4 दिन पहले कि हम 5 मजीद अस्पताल बनाएंगे। उस वक्त हमारे पास कैपेसिटी थी, अस्पतालों के अंदर गुंजाइश भी थी। और बात यह कि लॉकडाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने किया था, तो उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी, और हमने सब चीज़ों को उस तरीके से अमल किया जो SOP आप जिन मुल्कों ने तजुर्बे ऑलरेडी किए थे, चाइना इस तजुर्बे करके निकल गया था, और वहाँ भी ऐसा हुआ कि टेस्टिंग किट वहाँ तमाम जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उनको बनाने के लिए कहा, आइसोलेशन सेंटर, इसी तरीके से क्वारंटीन जितने भी वार्ड थे उनको तैयार करना था। फिर ट्रस्ट डेफिसिट था आवाम और आपकी हुकूमत के दरमियान, लॉकडाउन उन्होंने किया। अच्छा, ये इत्यादि तदाबीर जो हमें मिली थी पाकिस्तान को, तो वही आपकी SOP हमने मनोमन उस पर अमल किया, लेकिन हम पे तनकीद हुई, हम कोरोना के पीछे लग गए या PTI हमारे पीछे लग गई। तो हम लॉकडाउन की बातें कर रहे थे, ये लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे थे, आज लॉकडाउन खुल गया है। और अब जो सूरत हाल बन चुकी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे सिंध के अंदर जो सूरत हाल क्रिएट हुई है, इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, इमरान खान साहब है। ठीक है, चलें इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानात, इंतज़ामी उमूर के हवाले से एक दूसरे की परफॉर्मेंस के ऊपर सवालात, लेकिन मसला अपनी जगह भी बरकरार है। कौन कितना संजीदा है इस हवाले से अभी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी वफाक और सूबों के हवाले से जो इंतज़ामी मामलात हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाए और कौन बेहतर तौर पर ये चला सकता है। अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि मौशी मामलात इससे बराह रास्त कनेक्टेड हैं, और जो इस वक्त सूरत हाल है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोरोना के बढ़ते हुए जो मरीज़ हैं उनको कैसे काबू किया जाए। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फरमा रहे हैं कि जुलाई के महीने में एक पीक इसकी आएगी, यानी कि पीक का मतलब ये होता है कि इसके केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा, और अगर इस तेज़ी से इजाफा हुआ और अगर उसको रोकने के लिए भी इक़दाम नहीं किए गए तो फिर मामला और संगीन हो सकता है। और ये जितने भी अहदाफ जो तय किए गए हैं, जो सेट किए गए हैं, जिनको अचीव करना है, चाहे वो GDP के हवाले से हो, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, या आपको इंडस्ट्री को रिलीफ देने के हवाले से हो, ये तमाम धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये प्लानिंग का हिस्सा आपके होना चाहिए, और ये होना चाहिए था। जो बजट की अनाउंसमेंट हुई है उसमें लोग ये तवक्को कर रहे थे कोई इस तरह की बात की जाती। अगर इन तमाम चीज़ों के खदशात मौजूद है कि कोरोना के केसेस में इजाफा होगा, नुकसानात मज़ीद बढ़ सकते हैं, तो उसके असाले के लिए पहले से कोई प्लान क्यों मुरतब नहीं किया गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ सोशल मीडिया का आजकल दौर है, इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। अदनान शेख साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा, इन्होंने अपनी कंपनी भी बनाई है प्लान B के नाम से। ये कंपनी करती क्या है, किस तरह काम करती है, क्योंकि मॉडर्न एरा के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में इससे अवेयर नहीं है, जानते नहीं हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी कारोबार किया जा सकता है और अपने कारोबार को प्रमोट भी किया जा सकता है। अगर वो खुद से नहीं कर सकते तो क्या आपके पास ऐसा प्लान होता है जिनके ज़रिए आप उनको प्रमोशन करके देते हैं या उनको प्रमोट करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं? जी बिल्कुल, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जैसे मैं अभी पहले अर्ज़ कर रहा था कि अभी जैसे कि जो कोरोना के मामलात है उसके अंदर लोग जितने लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो ज़ाहिर बात है कोरोना पे इसी पे काबू पा सकेंगे। ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि लोग अगर डिजिटल मीडिया की तरफ आके अपना वर्क करें, राइट, तो ज़ाहिर बात है वो अपने घरों के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। आपने जो सवाल किया कि क्लाइंट सर्विस चाहता है, तो ज़ाहिर बात है हम कंपनी का जो वजूद है वो इसी वजह से होता है कि हम उनको सर्विस दे सकें। राइट, सोशल मीडिया पे वो अपनी ब्रांडिंग करवा रहे होते हैं, कोई अपनी वेबसाइट डेवलप करा रहा है, तो वेबसाइट
कई तरह की वेबसाइट्स होती है, Right. ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, डायनेमिक वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट होती है। वेबसाइट बनाने के बाद उसका बनाने का अगला जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो टारगेट ऑडियंस तक जाए। अच्छा, एक चीज़ और अदनान जिसका तज़किरा ज़रूरी है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अभी भी जो बड़ी देर से बिजनेसेस कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि इसका कोई खातिर खा नताइज नहीं निकलते या इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ये परसेप्शन कैसे ज़ाइल किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए कि दुनिया के जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो बिज़नेस कंग्लैमरेट्स हैं, उनका एक बिज़नेस का बहुत बड़ा हिस्सा जो उनकी मार्केटिंग पे खर्च होता है वो डिजिटल मार्केटिंग है जिसके ऊपर वो खर्च करते हैं। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। जी देखें, इस वक्त अगर टॉप 10 बिजनेसमैन को अगर हम देखें तो उसमें टॉप 9 तक जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग बिल्कुल हैं, ठीक जो है। बिजनेस टाइकून है जो इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ज़ाहिर बात है इंटरनेट के ऊपर जो आप काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो उसको Right. डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सबसे ज़्यादा माइक्रो सेकंड के अंदर आप कई सैकड़ों लोगों तक, हज़ारों लोगों तक आप अप्रोच बिल्कुल कर ठीक लेते है। हैं। और सबसे अहम बात ये है कि टारगेट ऑडियंस के ऊपर काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपकी कोई प्रोडक्ट है, Right. उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई टारगेट ऑडियंस आपका है, आप उस तक पहुंच रहे होते बिल्कुल हैं। ठीक बुक है। मार्किंग, लिंक बिल्डिंग के ज़रिए आप उन तक पहुंच रहे होते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि हम क्लाइंट के लिए जो काम कर रहे हैं, अगर किसी की कोई ब्रांडिंग है, उसका यार नईम भाई हमारे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, फॉर एग्जाम्पल हम इनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड जो और लोगों के पेजेस चल रहे हैं हम उन पर जाएं, उनके जो पेजेस डेली बेसिस पे लग रही है राइट, उस पे जाने के बाद उनके जो फॉलोवर्स है उसको टारगेट करें। ठीक है। इसी तरह दूसरी पार्टीज के ऊपर जाएं, उनके ऊपर जो ऑडियंस पोस्ट के ऊपर आ रही होती है तो उस पर linking ऑडियंस का भी करें, काम लिंक करते हैं। बिल्डिंग करके ठीक है। उसके अंदर मैसेज बार के अंदर जाके लिंक हम बिल्ड कर रहे होते हैं। इस तरह वो स्पेसिफिक लोगों तक पहुंच रहे होते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिसका कोई पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट ही ना हो तो हम उस तक पहुंच रहे हो। बिल्कुल ठीक है। तो स्पेसिफिकली आप इस पे काम करते हैं और आपके पास जो जेंट्री आ रही होती है, मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं बेस्ट एनजीओ इन पाकिस्तान, तो जाहिर बात है मैं एनजीओ को देखना चाहता हूँ, तो Right. गूगल मुझे फर्स्ट पेज के ऊपर 10 एनजीओ दिखा देता टॉप 10 आ है जाएंगे और खुद उसमें ही। आपको ऊपर पता चलता है अब आउटर्स के अंदर 14 लाख या 14,000 लोग इस वक्त इसको देख रहे हैं और हर इतने सेकंड के अंदर इसके ऊपर विजिट हो रहा है इस कीवर्ड के ऊपर। तो आपने अगर जो वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट बनाने से काम नहीं होगा आपका, वेबसाइट बनाने के बाद उसको उस रैंक के ऊपर उस कैटेगरी के अंदर फॉल कराना होगा आपको। अच्छा, एक एलिमेंट और है, वो ये लोग समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एफओसीज होती हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। क्या ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या इसके ऊपर भी कोई चार्जेस होते हैं जिससे आप प्रमोट कर सकते हैं? नहीं देखें, दो चीज़ें इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपको आता है काम, तो अगर आप पेड काम करना चाह रहे हैं तो जाहिर बात है फिर आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब इन लोगों को देना पड़ता है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप इनको ना दिए बगैर भी आप काम कर सकते हैं। उसको कहते हैं ऑर्गेनिक्स। Right. ऑर्गेनिक तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसी तरह लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, बुक मार्किंग कर सकते हैं, दूसरी वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के पेजेस के ऊपर जो अच्छे रैंक के ऊपर फॉलोअर्स हैं जिनके, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये काम करना आना चाहिए आपको। आना चाहिए, वरना को होता ही है कि यूजली कि बहुत सारी जगह पर जो आपके जो एक्सेस है वो बढ़ता जाता है, तो वो जो आपका एप्लीकेशन जो होस्ट है वो उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई कर देता है, कंडीशन लगा देता है, जिसकी वजह से शायद एक्सेस नहीं जी, बिल्ड हो बिल्कुल, पाता। बिल्कुल। ये भी एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल यही बात है। सबसे पहले तो देखें, जो लोग फेसबुक का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पोस्टर लगाते हैं लेकिन उसको टाइटल नहीं देते। बिल्कुल ठीक मिसाल है। के तौर पे यासिर भाई की एक तस्वीर लगी है, यासिर भाई को मैंने अगर टाइटल नहीं दिया और जब गूगल पे कोई मोहम्मद यासिर सर्च करते हैं तो जाहिर बात है गूगल तस्वीरें देता है इसको। ठीक है, लेकिन ठीक जब है। आप टाइटल ही नहीं दे रहे तो वो तस्वीर आएगी किस तरह? राइट, तो लोग काम कर रहे हैं तो फिर सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करें, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? Right. रिजल्ट छोटी सी मैकेनिज्म को अगर अप्लाई करें तो सब कुछ हो सकता है। एक मिसाल है कि कील को पानी में डालने डूब जाती है, लेकिन Right. मनोटन वजीर सामने खड़ा हुआ डूब नहीं रहा। सिस्टमेटिकली काम करें तो Right. आप कभी नहीं डूबेंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, आप बिल्कुल ठीक है। नेट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करें इसके ऊपर आपको through चीज़ें Google। मिल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपको नेट पे नहीं मिलती, आपको सब कुछ सीखनी चीज़ें पड़ेंगी, सीखना पड़ती हाँ, हैं। या बिल्कुल तो आपने बहुत ठीक सारी कहा। ऐसी चीज़ें। तो बिल्कुल ठीक है, इसको सीखने की ज़रूरत है और इसके ऊपर काम करें। अभी अदनान से और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नईम अमान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे भी गुफ्तगू जारी थी। नईम साहब, एक बड़ा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि हर मौजू के ऊपर, हर मामले के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसकी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद इल्ज़ामात का लगाने का सिलसिला, उसके जवाबात का सिलसिला, अपने बयानात का सिलसिला, तरदीद का सिलसिला, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, आमने सामने रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस वक्त जब इतनी गैर मामूली सूरत हाल है और पूरी दुनिया एक चैलेंज का सामना कर रही है, उस वक्त पूरी दुनिया ये सवाल कर रही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक दूसरे के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये क्यों है सिलसिला, ज़रा फरमाइए।
लेकिन बात ये है कि हुकूमत जब बनी थी तो एक तो पाकिस्तान में जितनी बड़ी अपोजिशन हुकूमत को मिली, मेरा नहीं ख्याल कि पहले कभी इतनी बड़ी अपोजिशन किसी जमात को मिली होगी। अच्छा, इस दफ़ा ऐसा हुआ कि अपोजिशन ने खुद दावत दी हुकूमत को कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप देख लें वो बयान जो बिलावल भुट्टो साहब ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कहा कि आपने 100 दिन का प्रोग्राम मांगा है, अब 100 दिन नहीं, आप 4 माह 6 माह, क्योंकि 100 दिन का ये जो कौम से वादा करके आए थे तो वो भी एक कौम ने देखा। बहरहाल ये कि उस वक्त भी हमने ये कहा था, पीपल्स पार्टी ने जो बात की थी कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपको प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, आप सिर्फ पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन तनकीद बरा तनकीद उस वक्त से आज तक ये आप देखें जितने इल्ज़ामात जो अपोजिशन में बैठी हुई जमातों के साथ जो कुछ किया गया वो आप देख लें, नेब गर्दी जिस तरीके से फैलाई गई, जो हालात बनाए गए अपोजिशन के साथ। लेकिन फिर भी आज भी हम कह रहे हैं कि बात ये है कि हम कहते हैं तनकीद बरा असला होनी चाहिए, तनकीद बरा तनकीद नहीं होनी चाहिए। जो लोग इन्होंने अपॉइंट किए हुए 100 से ऊपर, यासिर भाई वो बंदा इन्होंने अपॉइंट किया है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो जाते हैं और पिछले 2 साल पिछली हुकूमतों पर कीचड़ उछालते हैं और बताते हैं कि पिछली हुकूमतें चोर थी, उनके जो वो वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म चोर थे। 2 साल की बेसिकली इनके पास अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं है। अभी ने योम तासीन मनाया इंसाफ हाउस के अंदर, पिछले साल की तरह यूजुअली अभी भी ऐसा हुआ, कोरोना से पहले 4-4.5 हज़ार बंदा इन्होंने बैठाया इंसाफ हाउस में और बड़ी एक पीछे जो एलसीडी लगाई और आप ये समझें कि उस एलसीडी पर वो क्रिकेट मैच दिखाया जा रहा था वर्ल्ड जो ये जीते थे 1992 के अंदर, तो वो दिखाया जा रहा था और नीचे ताड़ियां बजा रहे थे। हाँ। ये कोई नहीं पूछ रहा था कि भाई ये तो वो हो गया जो कर गए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 सालों के अंदर प्रोग्रेस क्या है। तो ये कीचड़ उछालने के लिए आके सारा दिन और सुबह शाम अगर ये देखें इनके जो तर्जुमान है, इनके स्पोक पर्सन है, इनके मुशीर है, सिर्फ इल्जामात की सियासत इन्होंने की है, बनाने की कोई बात नहीं की है। वो कहते हैं ना घर में बाप एक होता है तो घर चलता है, माँ भी बाप बन जाए, औलाद भी बाप बन जाए तो घर नहीं रहता, तबाह हो जाता है। तो बात ये है कि इनके बयानात के ऊपर तो खुद इनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं खुद अपने जो हमारे मुशीर हैं, वजीर हैं, इनके बयानात से खुद डरता हूँ कि ये सुबह कुछ बोल देते हैं, शाम को मैं फिर लाजमी सी बात है उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। ये सूरत हाल आपकी जो है उनके वजीर यही कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ ऐसी बात कर लेते हैं। अब जैसे कि आप ये छोटी सी वबा है, आपके कोरोना को जिस तरीके से जो प्रेजेंस दी गई, जो प्रेजेंटशिप के अंदर जो है इन्होंने जो कहा गया कि ये छोटी सी वबा, डरने की जरूरत नहीं है, अगर बुखार हो जाए, नज़ला हो जाए तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगी, एक जरासीम में ये खत्म हो जाएगा। फिर ये बयान अगर आपने देखा इस कौम के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो 9 इजलासेस, आप ये देखें कि 9 इजलासेस, ये 9 इजलासेस 26 फरवरी को पहला केस डायग्नोज हुआ और 9 इजलासेस बुलाए गए। 9 इजलासेस के बाद 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस यासिर भाई प्राइम मिनिस्टर ने की और चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौम देख रही थी, अवाम देख रही थी, प्राइम मिनिस्टर जो है कोई बड़ा पैकेज लेकर आएंगे अवाम के लिए, कोई ऐसी इंसेंटिव देंगे अवाम को जिससे ऐसी सूरत हाल के अंदर अवाम को फायदा होगा। लेकिन वो क्या हुआ कि जब वो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक अदद कशकोल निकाल के अवाम के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों में अकाउंट नंबर दे रहा हूँ तो आप इसमें फंड जो है वो ट्रांसफर कर लें ताकि ये जो कोरोना के जैसा जो हालात हैं इससे हम निकल जाएं। हमने जो है वो टाइगर फोर्स बना ली है, वो टाइगर फोर्स हमें तो नजर नहीं आ रही। आज ये कोरोना की जो सूरत हाल है, कभी कहते हैं कि मई का जो स्टार्ट होगा वो पीक पर होगा, अवाम को डराते रहते भी हैं और डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। और अब हमें नहीं लगता था कितने लोग मर जाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि यार हमें अंदाजा था इस बात का कितने लोग मर जाएंगे। तो मतलब ये जो एक इन्होंने स्टांस जो प्रेजेंट किया पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि कराची में इनके अब इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, वोट बैंक इनका मौजूद है। फिर पाकिस्तान के अंदर बात ये है कि जैसे तैसे करके आए, प्राइम मिनिस्टर हैं आप, प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं होता है। आप ये देखिए कनाडा के अंदर आज 3 माह से ऊपर इस वक्त जो है वो लॉकडाउन है, बल्कि कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। टोरंटो और ओंटारियो के अंदर वहाँ अपोजिशन की हुकूमत है। 1 घंटे बाद, हालांकि वहां भी तनकीद होती है, वहां भी एक दूसरे के साथ वो आमने सामने होते हैं, लेकिन कोरोना के आधे घंटे बाद दोनों अपोजिशन और आपकी जो बैठी हुई हुकूमत है उनका आपस में मिलाप हुआ और उन्होंने कहा वफाक ने कि हम आपको हर तरीके से फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करेंगे, जो हम आपको सिम दें आप उस सिम के अंदर चलें। तो वो अगर वो एक हो सकते हैं। आज 3 माह से वहाँ जो है वो लॉकडाउन है। ये हमारे वाले जो है वो पहले दिन से यहाँ हमने लॉकडाउन किया, क्या गलत किया लॉकडाउन किया, हमने ताती तदबीर सारी चीजों पर अमल किया। ताजिर बरादरी थी, आपके जितने भी बिजनेसमैन थे, आपके ट्रांसपोर्ट थे, उनको इत्मीनान में लेने के बाद हम लॉकडाउन की तरफ गए और जो चीजें हमने देनी थी, जितने वसाइल थे वो हमने दी। लेकिन पहले दिन से एक तो यहाँ अपोजिशन ऐसी है, हमें जो सिंध के अंदर मिली है माशाल्लाह से, सिंध का एक शहर है, लाहौर के अंदर ट्रांसपोर्ट बंद है ना, वो कहते हैं बंद है कोई बात नहीं, यहाँ क्यों बंद है, यहाँ खोलो।
यहाँ सिंध का शहर फैसलाबाद है, वहाँ स्कूल बंद है तो कहते हैं कोई बात नहीं बंद है, यहाँ स्कूल क्यों बंद कर दिए, खोलो। अब ये देखें टम्बर मार्केट के अंदर जितनी वायलेशन की ताजिर जो हमारे ताजिर भाई हैं, हमारे कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले, लाजमी स्टेट हरकत में आती है। अब उसमें 5 एफआईआर हमने लॉन्च की, अपोजिशन लीडर साहब, गवर्नर साहब, इनकी काबीना के लोग रोड पर उनके साथ बैठ गए जाके, इनको बंद करें, इनको रिहा करें, इनको आप लोगों ने क्यों बंद कर दिया। ये जो भी इन्होंने खोली चीज़ें खुलवाई, फिर ज़ैनब मार्केट, आपकी इंटरनेशनल प्लाजा, रेक्स सेंटर सदर के अंदर जिस तरीके से कारोबारी तबके ने वायलेशन की, जब वायलेशन होती है तो स्टेट हरकत में आती है, ठीक है। लेकिन खोले अब खोल दिया है, अब खोल दिया तो जिम्मेदार बता दें अब इस वक्त कौन है। बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी, लेकिन वो एक चीज़ के ऊपर बार बार बज़िद हैं और बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि पाकिस्तान जैसी मईशत में, मुल्क में जहाँ पर बड़ा तबका एक गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, बेहद मुश्किल है कि वो लॉकडाउन की तरफ जाए। अब क्या मुमकिन नहीं है? पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते हैं कि अपने सियासी इख्तिलाफात को बाला ताक रखते हुए इस मौके पर दोनों हुकूमतों को ताउन करने की ज़रूरत है, कंसेंसस की तरफ जाएं, रिकन्सिलिएशन दिखाएं, मामलात को अफाम तफहीम से हल करें और एक ऐसा रास्ता निकालें जिसके अंदर जो शरह अमवात हैं, ये जो इसमें तेज़ी से लोग इन्फेक्टेड हैं, उनकी शरह कम हो सके, और साथ साथ ये कि जो ज़िंदगी का पहिया है, जैसे बड़े ममालिक है, आज खबर ये है कि पेरिस के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी अब जो लॉकडाउन है मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है, तो ग्रेजुअली और स्लोली चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाना है, उसके लिए काम किया जाए, ना कि मज़ीद ये कहा जाए कि और सख्त लॉकडाउन पहले से ज़्यादा अगर अप्लाई किया जाएगा तो फिर उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और हुकूमत या कोई भी मईशत इसकी मुतामिल नहीं हो सकती। इसके लिए भी तो दरमियानी रास्ता निकालना होगा। देखिए बात ये है कि दरमियानी रास्ता निकालने के लिए वफाक जो होता है वो तमाम सूबों को लेके चलता है, ठीक है, और तमाम सूबों को अपनी दीवी जो उनकी समरी होती है या दिए हुए जो उनका चीज़ें होती हैं उनको वो कोशिश करता है, अमल कराता है। बात ये कि कोरोना के मरीज़ जिस तरीके से इस सिंध का रुख कराया, जिस तरीके ताफ्तान और जहाज़ों को जिस तरीके से इन्होंने ओपन किया, ट्रांसपोर्ट को यहाँ का रुख कराया और यहाँ कोरोना ज़्यादा लोग यहाँ भर दिए इस कराची के अंदर। सिंध के अंदर जो सूरत हाल थी, इंटीरियर सिंध के अंदर, सखर जैसे शहर के अंदर अगर आप चले जाएं तो वहाँ कोरोना के क्या मरीज़ थे। और बात ये है कि हम तो चाहते थे कि जो भी हो वो वफाक की तरफ से जो है वो चीज़ें आएँ, लेकिन 22 साल मैं समझता ही हूँ कि 22 साल जद्दोजहद के बाद अब वो जैसे तैसे करके इनको मिले, लेकिन 2 साल में मेशत का दिवालिया जिस तरीके से इन्होंने जो हाल किया पाकिस्तान का, और ये नज़र में था कि 2020 का जो साल होगा वो नौकरियों का साल होगा, ठीक है, तो इतनी नौकरियां होंगी फैसल वाडा के मुताबिक कि पान के केबिन वाला भी 2 नौकरियां कर रहा होगा, पूछ रहा होगा तीसरी नौकरी मैंने नहीं करनी। तो ये जो हालात 2020 के इन्होंने कौम को सुनाए थे, ये बात कर रहे हैं मेशत बचाने की यासिर भाई, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत बात ये कर रही है कि इंसान बचाने, इंसानियत बचानी है, और प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि हमने मेशत बचानी है। तो आप ये देखें ना कि हम क्या बात कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं। इंसानियत होगी तो यकीनन क्या होता है, बात ये कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हम कहीं गलत हैं तो उसके लिए वज़ीर आज़म साहब लाजमी सी बात है अभी 2 दिन के दौरे पर भी आ रहे हैं, तो वो अब खुद भी इत्माद में लेते हैं, और बात ये कि जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उनको भी जो है वो बताते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, या फिर वो शिकायत करेंगे कि उनको बताया नहीं गया? क्योंकि अब तो खबर पहुंच गई है, नईम अमान ने भी प्रोग्राम के जरिए बता दिया है कि जी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, तो जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए? देखिए अगर बात ये है कि अगर मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैं यहाँ आपके पास आया हूँ जी जी, मैं बिना बुलाए तो कभी भी आपका दरवाज़ा दस्तखत दे के नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हमेशा ही रहा कि सिंध के साथ सौतेली माओ वाला जिस तरीके से रवैया रखा गया है, और पहले भी ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब यहाँ आए, मैं समझता ही हूँ कि वो 3 सूबों के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सूबा सिंध के अंदर वजीर आला लाजमी सी बात है, हम भी यहाँ उन्हीं के हैं, अगर वो हमें अपना समझें तो वो अगर दावत देंगे तो ज़रूर वज़ीर आला साहब जाएंगे, और ऐसे हालात में हम जाना भी चाहिए और जाएंगे, लाजमी सी बात है। जो चीज़ें 2 दिन के दौरे का जो मकसद होगा बुनियादी, कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो मकसद, बजाय आके यहाँ वो हालात दे के जाएँ जो इनके यहाँ बैठे हुए जो MP हैं, MN हैं, जो इनके गवर्नर साहब हैं, सदर पाकिस्तान हैं, जो हालात इन्होंने इस वक्त पूरे सिंध के अंदर जो है बनाए हुए हैं, तो अल्लाह करे कि जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद ठीक हो और आवाम के लिए हो, आवाम की जो है वो फिलहाल बहबूद के लिए, और ऐसे हालात के अंदर कोई ऐसा स्टांस दे के जाएँ कि खुदा हालात बेहतरी की तरफ जाए, इंसानियत बच जाए। ठीक है, ये ज़रूरी है। अदनान शेख साहब, अब थोड़ी सी बात हो जाए डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, जो जिसके ऊपर आज हमारी गुफ्तगू हुई है। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, और अब तक हम इससे बात कर चुके हैं कि किस तरह इसमें शामिल हुआ जा सकता है,
अब घर बैठे और काम करने के लिए किन लवाजमात की ज़रूरत है, और प्लस ये कि कौन सी ऐसी जगह है जिसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है जो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ उनको एक मैसेज दें कि उनको किस तरह चलना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक ज़रूर चीज़ ज़रूर बताता हूं, थोड़ा सा कंपेयर भी कर ले। एक बिजनेस करने के लिए ज़ाहिर बात है पहले हमारे पास अमाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है हमारे पास तो हम नहीं कर सकते बिजनेस, राइट। और ज़ाहिर है तो मगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको बिज़नेस करने के लिए पैसों की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक डिजिटल आउटलेट खोल रहा हूँ, मैंने एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है। एक पेज क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मुझे एक गैलरी का ऑप्शन रखना है जिसके अंदर मेरी प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर मैं कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए आउटलेट बनाता हूँ अपनी, तो ज़ाहिर बात है एक लिमिट होगी ना प्रोडक्ट की। 500 प्रोडक्ट होंगे, 1000 लिमिट होंगी, 2000 होंगे। लेकिन डिजिटल आउटलेट जो आपने बनाई है खुद, उसके अंदर आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट डाल सकते हैं। 5000 5 लाख डाल सकते हैं प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट आपके पास है नहीं, राइट। आपने जस्ट उसकी तस्वीरें अपलोड करी हैं। राइट। तस्वीर आपने अपलोड कर दी है, आपने एक आउटलेट बनाया, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट डाल दिए। अब उसके अंदर आपका वीडियो भी डली हुई है, उसके अंदर आपका वेबसाइट भी है अगर बनी हुई है तो। राइट। और सॉरी, उसके अंदर आपका मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, तमाम चीज़ के अंदर आपने मेंशन कर दिया। अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा है, ज़ाहिर बात है उसने लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के एक आउटलेट खोली। आउटलेट खोलने के बाद उसको ज़ाहिर बात है एक सेल्समैन रखना है। आपको डिजिटल मार्केटिंग में सेल्समैन रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको 9 बजे 10 बजे शॉप पर आना है, 10 बजे 11 बजे वापस चले जाना है बंद करके। और ये बिल्कुल ओपन एंडेड है। ये पूरा ओपन है। अभी कोरोना में बंद है, बिल्कुल बंद हो गया। तो इसका मतलब जो बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू जो बिजनेस कर रहा था वो बेचारा घर बैठ गया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो 24 घंटे 365 दिन आप अगर कोई हड़ताल आ जाती है, कोई मामला बन जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले बन जाते हैं, लेकिन आपकी आउटलेट बंद नहीं हो। अच्छा, अगर हम डिजिटल आउटलेट खोल के बैठ जाते हैं और सुबह से शाम 12-14 घंटे हम काम करें, तो हमारे पास एक वॉकिंग कस्टमर हमारे पास आता है। ठीक है। अगर हम उनसे बात करें क्लाइंट से कि आपके पास कितने लोग आते हैं, बोलते हैं यार मेरे पास 100 क्लाइंट आ रहे हैं, 100 कस्टमर आ रहे हैं, तो वही कितने परचेज बोलते हैं 10 लोग ले लेते हैं। ठीक है। अगर हम इसको लेके चलते हैं कि 100 लोग आ रहे हैं तो 10 परचेज करें, तो यासिर भाई मैं नहीं समझता कि एक दिन के अंदर 50, 100, 200 लोग आते हैं। अगर एक छोटी सी आउटलेट, अगर आपका डिपार्टमेंट स्टोर है, बड़ा सा सुपर स्टोर है, तो जाहिर बात है फिर 2-3 हज़ार आते हैं। ठीक है। तो अगर 100 में 100 आ रहे हैं और 10 लोग ले रहे हैं, इसका मतलब 1000 के अंदर 100 सेल हो रही है। तो 1000 तो नहीं आ रहा आपके आउटलेट के ऊपर। और नई आपने आउटलेट बनाई है तो मुश्किल है कि शायद 100 भी ना आए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जैसी आप आउटलेट बना, तो फर्स्ट डे पहले दिन से आप 5000 से तो स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट होता है। अगर 5000 लोग ट्रैफिक आपके पास आउटलेट पे आ रहा है और 100 पर कोई अगर 10 लोग ले रहे हैं, अगर हम उसको छोड़ देते हैं, एक भी ले रहे हैं, तो आपकी सेल तो 10% ऊपर चलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने जो आउटलेट खोली है वो किसी जगह पे खोली, कराची में खोली है। कराची में तो फिर डिफेंस क्लिप्टन किसी एक जगह पे स्पेसिफिकली, लेकिन डिजिटल आउटलेट तो पूरा पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी कोई भी आपसे ऑर्डर ले सकता है। आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। अभी तक मैंने आपसे जो बात करी इसके अंदर कहीं इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं है। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि वो पेज बनाने के लिए हम किस तरह पेज बनाएं। तो उसका तरीकाकार है, मेरे पास अभी 11 दिनों के अंदर 2300 लोगों ने मुझसे रब्ता करा है, जो हम डिजिटल आउटलेट बनाना चाहते हैं, हम इस पर काम करना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग तो इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मुझे अगर अच्छा बोलना आता है या मेरे पास अच्छी नॉलेज है, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बना सकता हूँ, मोनेटाइज करके उस पर पैसे कमा रहे हैं। लोग कमा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही आपकी। बिल्कुल ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग लोगों पे आना चाहिए, लोगों को कारोबार घर बैठ के कारोबार करना चाहिए, बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया अदनान शेख, आपका CEO प्लान बी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। उनसे हमारी बात हो रही थी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, और इंशाल्लाह आगे भी सहमत देते रहेंगे। बहुत सारे सवालात इस हवाले से मौसूल हो रहे हैं, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करें। नईम अवान का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ शरीक हुए। बात हुई थी कुछ सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से, और सवालात बहुत सारे थे। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसके ऊपर भी बात करेंगे। बजट के हवाले से ख़ास तौर पर क्या तरजीहात हैं, क्या प्लान किया जा रहा है, और अब आने वाले वक्त में, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इस हवाले से जो इससे पहले खदशात थे और जो कुछ होता है, दुआ यही है कि इस दफ़ा ऐसा ना हो, और सूबे और पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए जो फैसले किए जाएँ, इक़दाम किए जाएँ। इसी बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम यहाँ पे होगा। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।